हेलो एवरीवन भाई, नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है टेड मंत्रा पर। दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ लाइव। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके पीवाई क्यू सीरीज के अंदर सी टेट का दोस्तों आपका एक ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जानना ईवीएस के अंदर आपके खासकर दोस्तों पेडागोजी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो दोस्तों उन पर बात करेंगे और क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाएंगे, फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने बेटा अभी तक कोई भी बैच नहीं लिया है, तो भैया वो जो आपकी दिवाली दोस्तों ऑफर है, आपको बेटा 5 नवंबर तक दोस्तों ऑफर है ये केवल। ठीक है दोस्तों, 5 नवंबर तक दोस्तों आप दिवाली के दोस्तों जो ऑफर चल रहे हैं हमारे, उनका फायदा उठाइएगा। और दोस्तों आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अप टू आप लोगों को बेटा 90% तक आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। किसी भी आप बैच को परचेज करते हैं तो दोस्तों आपको इस समय डिस्काउंट जो है वो 90% तक है। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9556 9557 पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये बताइए कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? आसाम की है, या आंध्र प्रदेश की है, मिजोरम की है, दोस्तों झारखंड की है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के सवाल आपका बहुत बनता है दोस्तों। आजकल एक सवाल आपका भाषा को लेकर के पूछा जाता है, जैसे मलयालम कहाँ की भाषा है? ठीक है, तो दोस्तों में आपका केरल की भाषा है ना? दोस्तों मीज़ो कहाँ की भाषा है? दोस्तों मिजोरम की भाषा है। तो ऐसे ही कुड़ुक जो भाषा दोस्तों है वो कहाँ की है भाई? आपकी झारखंड की भाषा है। ठीक है दोस्तों, इस पर सवाल आपके लिए ध्यान रखना बन सकता है, लगा लो इसका पॉइंट आप फटाफट से। सभी लोग बेटा आ जाएंगे फटाफट से लाइव। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो बच्चे भी हमारे नए हैं, जुड़े हैं आज पहली बार। ठीक है, आप लोगों की बेटा क्लासेस हमने रेगुलर रखी हैं, इसलिए आप लोगों को क्लासेस मिलती रहें, कोई दिक्कत ना रहे आप लोगों को। तो दोस्तों ऑप्शन जो है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? बनेगा कुड़ुक भाषा, डी बन जाएगा। दोस्तों एक सवाल आता है आपका यहाँ पर, आपका घर जो है वाई पर स्थित, एक्स पर स्थित है, वाई पर विद्यालय है। दोस्तों एक सवाल देखा आप लोगों ने, इस तरीके का एक सवाल आपका हर बार पेपर में आ रहा है, डायरेक्शन वाला, है ना? दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्स पर मान लो आपका घर है, वाई पर विद्यालय है आपका, परंतु ठीक बीच में दोस्तों व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर जाते हैं। ठीक है, और फिर आप ठीक पश्चिम में 75 मीटर सुरंग पार करते हैं, और अंत में आप 100 मीटर की दूरी दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं। ठीक है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों आप पहले कहाँ गए हो? एक्स पर थे आप, और एक्स से आप 100 मीटर जाते हैं कहाँ पर? ठीक पश्चिम में। ठीक है, आप पहले सॉरी उत्तर में पहले आते हो, उत्तर में 100 मीटर। तो और उत्तर में जाएंगे आप 100 मीटर, ये आप आ गए। फिर आप गए हो ठीक पश्चिम में 75 मीटर, सुरंग पार कर लिया आपने। अंत में आप 100 मीटर दूरी करके दक्षिण वाई पर, दक्षिण में 100 मीटर वाई पर आप जो है पहुंच जाते हैं। तो भैया विद्यालय के सापेक्ष, यानी दोस्तों इसके सापेक्ष जो पूछ रहा है, इसके सापेक्ष आपका जो दिशा है, ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो भैया आपकी दिशा, ये जो दिशा है वो कौन सी है आपकी? ये दिशा पूरब है ना? यहाँ से दोस्तों देखें तो ये साउथ है, ये सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो ये दूरी जब आपका 75 मीटर है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? 75 ही होगी, ऊपर से नीचे तक। तो 75 ठीक पूरब में। ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका ट्रेन वाला। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को 4:15 पर स्टेशन से छोड़कर 7 जून 2020 को 3:15 बजे गांधी पहुंच जाती है। तो भाई रेलगाड़ी की जो है अगर दूरी इतनी है तो चाल क्या होगी? तो दोस्तों जब भी हमें ऐसा सवाल आता है, पूछा जाता है दोस्तों आपके पेपर में,
तो हम जानते हैं कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला होता है। दोस्तों डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए कितना है आपका, 2640 है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको समय निकालना है अब। ठीक है। दोस्तों समय निकालेंगे हम लोग यहाँ पर अगर, तो भैया समय कितना आएगा आपका। तो भैया देखो, आप देखिए ना कि गाड़ी चल कब से रही है आपकी। गाड़ी चली है 5 जून को, और 7 जून को गाड़ी पहुंचती है। तो दोस्तों 5 जून से 5 जून से 7 जून के बीच में गाड़ी चली है दोस्तों, यानी कि 2 दिन की बात हो रही है। तो भैया 48 आवर्स हो गए। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि क्या गाड़ी पूरी 48 घंटे चली है या कुछ कम चली है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई गाड़ी जो है दोस्तों 4:15 पर गाड़ी चलना शुरू हुई थी, लेकिन गाड़ी जो है 3:15 पे पहुंच गई है। कब पहुंच गई, 3:15 पर, यानी कि 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले गाड़ी पहुंच जाती है। तो दोस्तों अगर वो गाड़ी 4:15 पे पहुंचती, तो दोस्तों उसको पूरा टाइम क्या लगता है आपका, यहाँ पर पूरा टाइम लगता है वही 48 घंटे। लेकिन दोस्तों वो 1 घंटे पहले पहुंची है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो भैया 48 में से जब 1 घंटा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 47। तो दोस्तों 47 का क्या कर देंगे हम, यहाँ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके दोस्तों आंसर आ जाएगा। करिए डिवाइड, कितना आ रहा है आपका डिवाइड करके आंसर, बताइए जरा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है लगा लो भैया, आंसर आपका ये रहा। तो जो आंसर यहाँ पे सी बनेगा 56 दोस्तों, आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन जाएगा आंसर किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके पेपर में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको इतना देखना है कि आपसे जो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस दे रखा होता है दोस्तों, समय आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन अब। तो दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड मतलब अपॉन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि दोस्तों कौन सी होती है, बताइए। बिहार के लोगों के लिए, तो भैया जुलाई से सितंबर नहीं, अक्टूबर से दिसंबर बिल्कुल होता है सर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो भैया अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय माना जाता है। और भैया बिहार के अंदर दोस्तों लोग अतिरिक्त धन कमाने के लिए मुजफ्फरपुर में दोस्तों खासकर इसकी अच्छी खासी खेती देखने को मिलती है। और लीची के फूल जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लीची के फूलों पर जो है काफी अच्छा दोस्तों देखने को मिलता है यहाँ पर आपका। देखो दोस्त इस तरीके से आपकी खेती होती है, इसका वो होता है।
वेल्को का उपयोग जो है बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। इनमें से किसकी प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्को को बनाया गया था? तो भाई आइजक, आपका असिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल या फिर ग्रेगोर मेंडल, बताइए। तो ये बेल्को दोस्तों जो होता है, देखा होगा आपने, जो चिपकाने वाला होता है, जिसमें चिर चिर की आवाज आती है, जूते हैं, चप्पल है, सैंडल दोस्तों, बैग होते हैं, वो होता है बेल्को दोस्तों, जिसको आपका जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने इन्वेंट किया था। जॉर्ज मेस्ट्रॉल जो है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। ये तो इस तरह का होता है आपका, ये रहा। ठीक है। इनमें से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, या फिर मेघालय, जम्मू कश्मीर? कौन सा दोस्तों आपका इसमें से भारत का संघ शासित प्रदेश? तो भैया एपी तो राज्य है, मणिपुर भी राज्य है, मेघालय भी राज्य है। नो नो नो, हाँ, जम्मू कश्मीर आपका क्या है? यूटी में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जम्मू कश्मीर आपका पहला यूटी हो गया, दूसरा आपका, तीसरा दादर नागर हवेली, चौथा लक्षद्वीप है, इधर आपका लद्दाख, छठवां दिल्ली, सातवां अंडमान निकोबार और आठवां आपका पौंडुचेरी। सो ये 8 आपके क्या हैं? यूटी में आते हैं। ठीक है। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? उड़ीसा में है, असम में, बिहार या पश्चिम बंगाल में है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर एल्यूमिनियम की खान देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर है आपका 7। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आंसर गलत है, बिहार में भी नहीं है, असम में भी नहीं है, तो कहाँ पर है आपकी? उड़ीसा में। तो ऑप्शन जो ए है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 पर या फिर 8 बिंदुओं पर? बताइए, क्या आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर? तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि जो आधारित है आपके कितने पर? 6 बिंदुओं पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्याज की फसल उगाने के लिए तरह तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए विचार कीजिए भैया। सही विकल्प क्या होगा भैया प्याज की खेती के लिए? तो भैया ध्यान, सबसे पहले प्याज की खेती के लिए मिट्टी को खोद करके नरम बनाते हैं, सही है। दूसरा, हम लोग बीज बोते हैं। तीसरा दोस्तों, खतपार पार हटाते हैं। चौथा दोस्तों, हम प्याज को उखाड़ के निकालते हैं। और पांचवा, फिर हम लोग क्या करते हैं? प्याज के ऊपर की सूखी जो पत्तियां होती हैं उन्हें काटते हैं। तो पहला, दूसरा, सी, तीसरा क्या है आपका? ये रख डी, ए सी डी और ई। नो नो नो, डी बनेगा यहाँ पर। हाँ ई तो है ये, हाँ ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। एक मिनट, ए सी डी यहाँ पे हुआ है ना, तो ए, पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये रस्सी, ये रहा। तो बेटा ऑप्शन जो ए है हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। क्या आंसर बन जाएगा? ए इज द राइट आंसर। हमारे देश में एक स्थान है जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं दोस्तों, ये ऊंचा और समतल है, ये कहाँ मिलेगा आपको? मेघालय में है, पश्चिम बंगाल में है, शिमला में है, लद्दाख में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लेह लद्दाख। इसी को बेटा कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि बेटा केवल हॉट डिजर्ट होता है। हॉट डिजर्ट दोस्तों वो होता है, वो आपको मिलेगा आपका राजस्थान में, है ना। और कोल्ड डिजर्ट दोस्तों आपका है यहाँ पर, वो है लेह लद्दाख में।
जहाँ पर कोई वनस्पति देखने को नहीं मिलती। रेत ही रेत मिलता है आपका राजस्थान में, और यहाँ पे बर्फ मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका। दोस्तों ये भी सवाल आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। अंटार्कटिक, आर्कटिक। दोस्तों यहाँ पे ये इसके रेगिस्तान है। सहारा दोस्तों कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। अरब दोस्तों अरबी द्वीप का है। गोबी कहाँ है आपका? चीन और मंगोलिया में। और भैया पिंटोगोनिया, ये आपका अर्जेंटीना में। अब सर एक सवाल आता है आपका, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। इसमें करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो देखो भाई, आलू में बीज नहीं मिलेंगे आपको, नाशपाती में बीज होते हैं, टमाटर में भी होते हैं, प्याज में नहीं होते, भिंडी में होते हैं। तो खीरा, चीकू, प्याज यहाँ पे आ गया, ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर आलू आ गया, ये भी नहीं होगा। और भाई यहाँ पर भी आलू है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, यस, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, इन सब में बीज होते हैं। तो बेटा सब्जियों को लेकर के, फूड को लेकर के सवाल आपका यहाँ से तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के ल- लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु जो है 40 वर्ष है, तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वर्ष पर ही घूमता है। तो ये चिंपैंजी है, पैंडा है, लंगूर है, या स्लॉथ है? बताइए कौन सा है प्राणी ये? तो ये हो जाएगा आपका स्लॉथ। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो भाई, स्लॉथ आपका कुछ ऐसा होता है, ये आपका उल्टा लटक करके दोस्तों क्या करता है, आराम से अपना जीवन यापन करता है। 17 घंटे दोस्तों सोता है, ये समझ लो आप। ठीक है, इसके बारे में सवाल जब बनता है तो ये 17 घंटे सोता है, 40 साल तक इसकी एज होती है। तो कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम तथा कॉलम में दिए गए स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। असम है, लद्दाख है, मनाली, या राजस्थान? तो भैया असम जो है, पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। ठीक है, लद्दाख पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श। भी लद्दाख के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और भाई असम के घर जो होते हैं बांस के बम्बू पे होते हैं। मनाली के घर जो तो होते हैं वो पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतों पे होते हैं, ये सही है। और राजस्थान के घर जो होते हैं वो मिट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। तो पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड, तीसरे का फर्स्ट, और चौथे का फिफ्थ, ये रहा। थर्ड इज द राइट आंसर। लगा लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर, ये रहा। ये सब मैं बता ही दिया आपको। भैया हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वो देश कौन सा है? अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर ऑस्ट्रिया है? बताइए दोस्तों, कौन सा देश है जिसके हम लोग सापेक्ष उल्टे खड़े हैं?
तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये रहा, अर्जेंटीना। ऑप्शन जो बी है इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो आप लोग, हम यहाँ हैं इंडिया, और दोस्तों जस्ट इसके अपोजिट में कौन सा देश है, अर्जेंटीना में। और बेटा अर्जेंटीना क्यों है, क्योंकि ये आपका कहाँ पड़ेगा, हम जो है कहाँ पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में। भारत दोस्तों जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और तो ये जो आपका जस्ट पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला आपका आता है ये रहा। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, या जुताई और बुवाई के लिए भी उपयुक्त बनाएगा, या फिर अंत किसी फसल को उगाने के लिए भी अनुपयुक्त बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका, ध्यान रखिए बेटा, ध्यान इस पे आपका बनेगा ये रहा, क्या बनेगा भैया, अनुपयुक्त बना देगा। अगर बार बार आप कोई फसल उगाते हैं, धान की बार बार उगाए जा रहे हो या गेहूं की बार बार उगाए जा रहे हो, तो वो फसल को क्या करता है, भूमि को बंजर बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बन जाएगा, हमारा डी बन जाएगा। तो भैया रबी की फसल कौन सी होती है, ऐसा भी सवाल सकता है दोस्तों, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रबी की फसलों में अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो भैया गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, सरसों, ये भैया कौन सी फसलें, रबी की फसलें होती हैं। एक सवाल आपका बेटा इस पे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। खरीफ में देखोगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पर खरीफ में आपका बाजरा है, मक्का है, चावल है। ठीक है, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास। दोस्तों ये जो फसलें हैं वो कैसी हैं, खरीफ की हैं। ठीक है, तो इस पे सवाल बन सकता है आपका। और भैया जायद की फसलें कौन सी होती हैं, जिसमें कद्दू है, खीरा है, तरबूज, करेला। दोस्तों जो हम लोग जो है वो आते हैं, वो होती हैं जायद की फसलें। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है। अब बेटा पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, भाई इनमें से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो भैया पौधे, जानवर, परिवार और भोजन। तो भैया पौधे और जानवर क्या हैं, सब थीम में आते हैं, थीम तो है नहीं है। परिवार और दोस्त थीम है, भोजन थीम है, पानी, यात्रा, ये सारी थीम है। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। इसमें दोस्तों देखोगे आप, तो पौधे यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर वर्क और प्ले, ये भी थीम नहीं होता, सब थीम होते हैं। तो एक सवाल आपको थीम और सब थीम को देख करके बेटा बनेगा, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपके परिवार और मित्र के अंदर 4 सब थीम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। भोजन आपका थीम है, शेल्टर आपका थीम है, पानी थीम है, और थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये भी आपके किस में आती है, थीम में आती है। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। वह शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के तरीके, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम के सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी अपने काम का चयन और उसके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए बी सी होगा, ए बी डी या फिर ए सी डी, बताइए क्या आंसर बनेगा। पोर्टफोलियो की दोस्तों बात करते हैं, तो क्या होता है पोर्टफोलियो आपका, सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आप जो है, जो भी आपका दोस्तों डेटा होता है ना, तो उसको एक फाइल में स्टोर किया जाता है कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, कैसे काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर पोर्टफोलियो होता है। तो विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो शामिल किए जाने वाले काम का चयन कर सकते हैं आप। एक शिक्षार्थी के सभी वस्तुओं का चयन करना, दोस्तों सभी वस्तुओं का चयन नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। शिक्षार्थी अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। ठीक है, खुद से दोस्तों पोर्टफोलियो में अपना वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये सही है आपका, ये गलत बनेगा। खुद से चयन तो पोर्टफोलियो बना सकता है, लेकिन खुद से वो चयन नहीं करता। ठीक है, और डी भी सही है दोस्तों आपका। तो ए बी डी दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो भाई, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा होता है स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, अ कलेक्शन ऑफ प्रिंटेबल फॉर द थ्रू आउट ऑफ द ईयर, पूरे साल का दोस्तों जो आपका एक तरह से कि क्या आपने किया क्या नहीं किया, कैसी परफॉर्मेंस रही, इस पोर्टफोलियो की फाइल को देख करके हम किसी भी स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, भले ही हम उसको जानते हो या नहीं जानते हो। ये जो रखा है पोर्टफोलियो के बारे में, क्या होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या है आपका, यहाँ देखा लिखा हुआ है क्यों कार्य सीखने की प्रगति और शैक्षणिक, द इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द वर्क लर्निंग प्रोसेस एंड अकेडमिक अचीवमेंट, दोस्तों कैसे रहे उसके, अकेडमिक में कैसा था, लर्निंग प्रोसेस कैसी थी, कोई भी क्वालिटी वाला काम था कि नहीं था। टू डिटरमाइन वेदर चिल्ड्रन हैव मेट द लर्निंग स्टैंडर्ड, ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि बच्चा जो है आपका जो भी स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चीज़ें सीख रहा नहीं सीख रहा है। और टू हेल्प चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एजुकेशनल गोल्स, दोस्तों ये भी आपका पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया जाता है। छात्रों को पोर्टफोलियो बनाने में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब दे रखा है दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा। ठीक है, अब सर अगला सवाल आता है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ठीक है, तो ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के इंटीग्रेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हम बात करें ईवीएस के लिए तो इसके अंदर आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो दोस्तों ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ईवीएस के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे तो हम आपको ये चीज़ कई बार दोस्तों बताया था कि ईवीएस के अंदर आपकी तीन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। एक आपका एसएसटी, एक आपका साइंस और तो दूसरा आपका पर्यावरण शिक्षा। ठीक है भाई, तो दोस्तों एनसीएफ ये कहता है आपका 2005 के अगर देखें दोस्तों, तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। एनसीएफ दोस्तों इन चारों में से जो इसके प्रिंसिपल हैं, एक सवाल आपका जरूर बनता है भाई, विद्यालय में जो बच्चा सीख रहा है ना उसको बच्चे के जीवन के साथ जोड़िए, आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए आप। दूसरा ये सुनिश्चित करना कि अधिगम जो है रटने की विधियों से परे हो, मतलब रोट लर्निंग पर आधारित नहीं होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। ईवीएस के अंदर बच्चे को ये बताना पड़ेगा आपको कि बच्चा जो है रटने पर नहीं, समझने पर ज़्यादा फोकस करे, समझने पर ज़्यादा ध्यान दे। पाठ्यचर्या को समर्थ बनाना ताकि पाठ्य पुस्तकों में केंद्र न रहकर बच्चा सर्वांगीण विकास कर सके। तो दोस्तों मतलब ये बताया गया कि केवल ऐसा नहीं है कि बच्चा ओनली अपने सिलेबस के लिए केवल ओनली टेक्स्ट बुक पर डिपेंड हो, उसको अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उसको रियल लाइफ सिचुएशन जो है उससे भी चीज़ों को समझना है, अपने अनुभवों के आधार पर सीखना है और किताब से भी सीखना है। तो ऐसा ना हो कि किताब पर ही आधारित रहे। दूसरे पे परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, फ्लेक्सिबल दोस्तों होनी चाहिए क्लासेस आपकी जो है परीक्षाएं, ये भी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 कहता है कि एक ईवीएस शिक्षक शिक्षार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले
विभिन्न योजनाओं पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान इनमें से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? ठीक है, तो भैया परिकल्पना बनाना, समूल चिंतन, रिकॉर्डिंग और सुनने में के कौशल, पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग कौशल। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा क्या बनेगा भाई? सर्वेक्षण करने के दौरान इनमें से कौन सी प्रक्रिया कौशल, बेटा प्रोसेस स्किल पे सवाल पूछा गया है। तो परिकल्पना बनाना या फिर गहन चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग या रिकॉर्डिंग या दोस्तों आपका पूर्वानुमान लगाना, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या बनेगा? ये सर्वेक्षण करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सर्वे होना है तो वहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगी और आपका सुनने का कौशल का डेवलपमेंट होगा। तो बेटा ऑप्शन जो सी है आपका थर्ड है, क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है आपका, अगला सवाल आपका। ठीक है, जब भी आप देखो प्रोसेस स्किल की बात करते हो दोस्तों, इसके अंदर कई सारे स्किल्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन का है, क्लासीफाई करने का है, रिकॉर्डिंग करने का है, एनालाइज करने का है, कंक्लूजन पहुंचने का है। तो सर्वे जब करेंगे आप तो जाकर के सुनेंगे, किसी न किसी को पूछेंगे, उससे सुनेंगे भी और उसको रिकॉर्ड भी करोगे आप। ठीक है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीखने के लिए निरंतर आकलन जो है, या फिर इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। वह शिक्षकों को उसकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता। बताइए दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका? दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो बेटा यहाँ पर देखो गुंजाइश प्रदान तो करता है, ये तो नेगेटिव वो बनेगा नहीं। तो एक तो बनेगा इसमें बी पहला, और दूसरा आपका हो जाएगा सी। तो बी और सी दोस्तों क्या बन जाएंगे, हमारा राइट आंसर बनेगा। फैसला कभी सुनाया नहीं जाता, और ये भी आपका नेगेटिव बनेगा। तो बेटा ओनली बी एंड सी इज द राइट आंसर लगा लो। क्या आंसर बन जाएगा? बी एंड सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है, ये आपका हो गया इंग्लिश में, जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला आता है आपका, कौशाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य बेटा इनमें से कौन सा, इनमें से इसके अतिरिक्त है आपका? तो दोस्तों इस कौन सा एक्सेक्ट है ये पूछा गया, ध्यान रखना। शिक्षार्थियों कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, या फिर शिक्षार्थी टाई और रंगाई के उपयोग की तकनीकी का सराहना करें, या शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा में सीखने में मदद करना, या टाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव प्रदान करना। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा? दोस्तों यहाँ पे आंसर लगा लो, सी इज द राइट आंसर। क्या बन जाएगा भाई? सी इज द राइट, दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मेहर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। भाई अगर कोई भी बंदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों के लिए एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह में काट देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग कि केवल जो विस्थापित हुए हैं उनको आप अलग से बैठा दोगे तो उनको उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ सकती है, यार हमारे साथ ये बड़ा अलग व्यवहार कर रहे हैं, हमें एक अलग से ग्रुप बना दिया है हमारा। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
उनसे कहूँगे तुरंत भाई आप लोग जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसको, अब आगे बढ़ो, ऐसा कहोगे क्या? या फिर उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे, तो उनको अपनापन लगेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा, क्या बन जाएगा भाई? राइट आंसर। ये रहा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब आता नेक्स्ट वाला आपका, अगला ऑप्शन दोस्तों आता है आपका यहाँ पर, ये रहा, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य, द रेशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज रिसोर्स इज दैट। तो भैया कम्युनिटी तो यूज करते हैं आप बेटा, समुदाय जहाँ हम रहते हैं वो एक सबसे अच्छा रिसोर्स माना जाता है बच्चे को रियल लाइफ के साथ सीखने का, क्योंकि वहाँ वो रहता है, देखता है, खेलता है, अनुभव करता है, सब चीज़ें नोट करता है। तो भैया यह समुदाय के सभी ज्ञान का अनायास स्वीकार करने में मदद करेगा, यानी कि इट हेल्प एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन कम्युनिटी, या फिर यह बिना प्रश्न के स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। यह समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी होती है, इन्हें उन्हें शामिल करने की जरूरत है, या शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन 23 आपका है आपके सामने। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा, लगा लो बेटा, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी सेल्फ हैज स्टेक एंड देयर चिल्ड्रन लर्निंग नीड टू इन्वॉल्व। जब बच्चा दोस्तों इसमें इन्वॉल्व होता है तो बच्चा क्या करता है? सीखता है, समझता है, देखता है। और देखोगे दोस्तों आपने, जहाँ बच्चा रहता है उसके वातावरण का उस बच्चे पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 24 कहता है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, और क्रियाकलाप विकास में क्या हेल्प करेगी भाई ये? तो दोस्तों मानचित्र की बात आती है जब भी ध्यान रखना, तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वानुमान गणना के कौशल का विकास होगा ना, आंकड़ों से अभिलेख ना, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ होगी, हाँ बिल्कुल होगी दोस्तों आपकी, और भूदृश्यों को खींचने का कौशल ये भी नहीं होगा। तो सी इज द राइट आंसर, लगा लो भाई थर्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना जब भी हम मानचित्र की बात करेंगे बेटा, वहां पर हम स्थिति और सापेक्ष की दोस्तों क्या होती है? नॉलेज होती है, बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये आपका एक मानचित्र है। दोस्तों मानचित्र को लेकर सवाल हमेशा हमेशा बनता है। आप लोग इतना कर लेना केवल आप लोग कि भाई नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं, वेस्ट में गुजरात है, राजस्थान, ऐसे स्टेट, साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और या ईस्ट में असम है, आपका मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, दोस्तों ऐसे स्टेट। तो दोस्तों इनमें से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। मैप को लेकर के 2 से 3 सवाल आपके पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। अब कौन सा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 20 का क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि इनमें से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर कैरिकुलम डेवलपमेंट। तो विद्यालय ज्ञान को बाहरी विषय से जोड़ना, या सुनिश्चित करना कि रटंत अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, या परीक्षा को आसान बनाना, या पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्यक्रम पुस्तकों पर सीमित न रहे। बताइए। तो देखो ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो देखो, रटंत विधियों से परे हो जाए सही है, जोड़ना चाहिए ये भी ठीक है, और ये भी है। परीक्षा को आसान बनाना, बेटा परीक्षा को आसान थोड़ी बनाना है, फ्लेक्सिबल करना है, परीक्षा को लचीलापन देना, लेकिन आसान नहीं करना दोस्तों, ये नेगेटिव है इसके अंदर। तो थर्ड दोस्तों क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों ये था आपका आज का पेपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, 90% दोस्तों आप लोगों के लिए जो ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट दोस्तों जो है सारे बैचेस पे दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा आपको लिए ईवीएस का मेरा एक कंप्लीट बैच अगर आप चाहें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि सर सी टेट को ही हमें ज्वाइन करना है, तो बेटा मात्र 599 रुपये में
आपको सी टेट का बैच मिल जाएगा, जिसमें लाइव और रिकॉर्ड क्लास दोनों होंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों ईवीएस जो है आपको वो मिलेगा 899 रुपये का। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ टेट मंत्रा पर। और अब दोस्तों अगली क्लास आपकी होगी हमारे साथ टेट मंत्रा पर, वही दोपहर आपके लिए 1 बजे। जुड़ना ना भूलें। सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।